इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हालांकि कुछ काम की चीजें कट भी चुकी है इसमें से, जीना डायोड वगैरह वो चीज आया करती थी पहले कभी, वो सब कुछ कट चुका है। देखना मुझे हाँ भाई, सबसे पहली बात चैप्टर का मैप लिखो। इस चैप्टर की मैप में तुम लोगों को कौन सी बातें पढ़नी है, किस तरीके से। शायद बहुत अच्छा चैप्टर है, मतलब कठिन तो नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का, बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है प्रॉपर तरीके से। थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसी थ्योरी नहीं है कि समझ में ना आए, बेहतरीन है। ठीक है, ध्यान से बात सुनिए। हम लोगों को सबसे पहले इसके अंदर एक काम की बात पढ़नी है कि इसके इंट्रो के अंदर तुम लोग कुछ छोटे मोटे बेसिक पॉइंट जानोगे। इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ छोटे मोटे बेसिक पॉइंट, बेसिक मतलब कि टेट्रावैलेंट, पेंटावैलेंट, ट्राइवैलेंट एटम्स किन्हें कहते हैं, बेसिक पॉइंट, बहुत से छोटे छोटे बेसिक पॉइंट हैं। उसके बाद में इसके अंदर दूसरा जो पॉइंट अपने पास में दूसरा पढ़ा, उसका नाम है ई टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ई टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप किसे बोला गया, एन टाइप किसे बोला गया। हालांकि तुम्हारी जो स्पाइरल वाले कॉपीज पर अपन लोगों ने पीडीएफ अपलोड करी थी, उसकी स्टार्टिंग ऐसे नहीं होती है, वो एनर्जी बैंड डायग्राम से स्टार्ट करती है। हम इसके बाद में पढ़ेंगे दूसरा पीएन जंक्शन डायोड, अगला पॉइंट पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड के बाद में फिर इसमें जो अगला पॉइंट आ जाएगा उसका नाम हम लोग लगाएंगे एनर्जी बैंड डायग्राम। उसके बाद में एनर्जी बैंड डायग्राम, हालांकि सबसे पहले यही पढ़ा जाता है बेसिक तौर पे चैप्टर में। जब भी तुम कभी पढ़ोगे तो स्टार्टिंग एनर्जी बैंड डायग्राम से होती है। वो सबसे पहले तीन बातें समझाता है, कंडक्टर किसे कहते हैं, इंसुलेटर किसे कहते हैं और सेमी कंडक्टर किन्हें कहते हैं। ये तीन बातें पहले बताई जाती हैं, लेकिन हमने चैप्टर के मैप को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है जानबूझ के। ठीक, उसमें अपन लोग अगले पड़ाव का नाम लिखते हैं। हमारे पास में जो इसमें अगला धांसू सा पॉइंट निकल के आएगा उसका नाम होगा बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। इसमें तुम्हें ध्यान से क्या क्या पढ़ना है वो सुन लो। पहले तो बाइसिंग पढ़नी है ऑब्वियसली, फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड और रिवर्स, और उसकी देखनी ध्यान से कैरेक्टरिस्टिक, उसकी होती है कुछ कैरेक्टरिस्टिक, वो भी देखनी है कैरेक्टरिस्टिक। हमारी फिजिक्स लैब में ना वो डब्बे रखे होंगे, कुछ बटन वटन से लगे होंगे, उसमें डायोड पाया जाता है फिजिक्स लैब में। एक डब्बा लगभग 4,500-5,000 का होगा, वो इतना सा, उसमें 2-3 प्लग लगा के प्रैक्टिकल करवाने के लिए 4,500-5,000 का होगा सिर्फ एक बॉक्स, एक सिंपल सा बॉक्स। खैर, बाइसिंग के बाद में हम लोग जो अगला पॉइंट इसमें निकालेंगे, एक सेकंड, बाइसिंग, बाइसिंग के बाद में अपन लोग इसमें पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफायर। तो हमारे पास में दो रेक्टिफायर पाए जाते हैं, एक तो फुल वेव और दूसरा हाफ वेव। इतना कॉमन हो जाता है चैप्टर बहुत पहले पढ़ने के बाद में कि कहीं ना कहीं नाम तो पता ही होते हैं। फुल एंड हाफ, फुल एंड हाफ वेव रेक्टिफायर, दो रेक्टिफायर हैं, एक तो फुल वेव दूसरा हाफ वेव। ये रेक्टिफायर है, ये इन्वर्टर रेक्टिफायर ही होता है। मतलब एक ऐसी मशीन जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करके उसे स्टोर करवा दे और डीसी को लाइट जाने पे वापस एसी में कन्वर्ट करके दोबारा से भेज दे। तो एसी डीसी में कन्वर्ट करने वाले सर्किट का ये कुछ चक्कर है। एक को रेक्टिफायर कहते हैं, एक को इन्वर्टर कहते हैं। दोनों को मिला के हम लोग कभी रेक्टिफायर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, हमने जब भी इसको बोला होगा इन्वर्टर ही बोला होगा। एसी डीसी कन्वर्ट करने वाले सर्किट का नाम रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर के बाद में तुम लोग मतलब ग्राफ सब है इसके अंदर। अगली बात होगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, कंडक्टर डिवाइसेस। तुम्हें इसमें कुछ डिवाइसेस पढ़ने हैं, वो डिवाइसेस के नाम में तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट कर देता हूँ कौन से नाम है। हमें इसमें सबसे पहले पढ़ना फोटो डायोड, जिसको फोटो सेल बोलेंगे बाद में, ठीक है, फोटो डायोड, फोटो सेल। उसके बाद में सोलर सेल, उसके बाद में एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी, वही एलईडी बल्ब जो घर में लगे होते हैं, वही एलईडी जिनसे ये एक कमरा जल रहा है, ये एलईडी है। तुमने कभी गौर किया हो तो समय के साथ इनका प्रकाश कम हो जाता है, अगर नहीं किया तो बता दे रहा हूँ कि नई जब एलईडी आती है उसका उजाला ज्यादा होता है और टाइमली वो एलईडी की जो रोशनी है वो लगातार कम होती ही रहती है कंटिन्यूसली। उसका भी कोई ना कोई चक्कर तो होगा कंफर्म। तो मैं इनमें एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल वगैरह कैसे काम करती है बातें जाननी है।
बस लगभग इतना ही है चैप्टर। कुछ छोटे मोटे 19-20 बातें जो भी होंगी वो लगातार होते रहेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बस 7 तो इंटू बहुत बेसिक सी छोटी छोटी बातें हैं, और ये बिल्कुल वैसे स्टार्ट नहीं होता। मतलब ऐसे स्टार्ट नहीं किया जा रहा है जैसे अक्सर स्टार्ट होता ही है। स्टार्टिंग इसके एनर्जी बैंड डायग्राम से करी जाती है ऑलवेज, कि कंडक्टर कहते किन्हें, इंसुलेटर किन्हें कहते हैं और सेमी कंडक्टर किन्हें कहते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करने वाले, हम लोग सीधे सेमी कंडक्टर ही स्टार्ट करेंगे। बस एक बेसिक सी बात फिर भी बोल दी जाएगी तुम्हें, कि मैं तुम्हें हल्का उल्का 19-20 बता देता हूँ कि किन्हें कहते हैं, जिससे कि मैं तरीके से इन चीजों पर आ जाऊँ। लिख दिया ये पूरा, ठीक है। ध्यान से आगे बढ़ाएं। देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट इसका इंट्रोडक्शन, कि किस तरीके से हम चैप्टर के पहले पड़ाव पे कदम रखेंगे वो ध्यान रखना, ठीक है। इंट्रो के अंदर मैं जो बात अभी लिखने वाला हूँ वो दोबारा किसी टाइम पे जाके रिपीट कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ तीनों बातों को। कि अपने पास में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के नाम पर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के नाम पर 3 टाइप के एलिमेंट पाए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में 3 टाइप्स की चीजें पाई जाती हैं, 3 टाइप्स के एलिमेंट पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, ठीक है। 3 टाइप के एलिमेंटों के नाम लिखो ध्यान से। 3 टाइप में सबसे पहला जो टाइप है उसका नाम है कंडक्टर, दूसरा जिसका नाम होता है अपने पास में इंसुलेटर, और तीसरा जिसका नाम होता है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, बिजली जिन चीजों से निकल जाती है आसानी से, मतलब बहुत हल्के हाथ से निकालना है। फिलहाल इसका बहुत प्रॉपर डिस्कशन भी है कि वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप, वो सब क्या चीजें, लेकिन बहुत हल्के हाथ से बातें सुनो। सबसे पहले काम की चीज कि कंडक्टर वो है जिनमें से करंट इजीली पास हो जाता है, करंट पासेस इजीली, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं, उसको अपन लोग कंडक्टर कहते हैं। और जिसमें करंट डू नॉट पास, इसमें करंट पास ही नहीं होता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। इसी में अगली काम की बात ये निकल के आती है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता ही घटता है। ज्यादा तापमान अगर इसका बढ़ेगा, किसी भी फोन का ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने पर तो उसमें करंट तेज दौड़ेगा कि धीरे धीरे, क्योंकि करंट अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो करंट कम हो जाता है कि रेजिस्टेंस बढ़ता है। हमने कभी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा, कोई अल्फा नाम का थर्मल कोफिशिएंट रेजिस्टर कुछ आता है निकल के, अल्फा इज अ थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, कुछ था, कुछ काम की चीजें मैं बताता हूँ। कि कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसके रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, यानी कि इनका अल्फा कैसा होता है, पॉजिटिव, यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जो इंसुलेटर है उनका टेम्परेचर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, टेम्परेचर से कुछ नहीं है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, प्लास्टिक में करंट नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा, अल्फा इनका 0 है, कोई फर्क ही नहीं है। कुल मिला के बात ये, ठीक है। और काम की बात सेमीकंडक्टर में ध्यान से बात सुनो। सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट है, करंट कैन पास बट अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, जैसा तापमान होगा उसके हिसाब से ही करंट पास होगा, उनको सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसका मतलब ये कि अगर यहाँ पे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो सीधी बात है कि इसमें जो करंट है वो इजीली पास हो सकता है। और जहाँ पे करंट तापमान के बढ़ने से इजीली पास हो जाए वहां पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस घटता है। ये बहुत छोटा बेसिक इंट्रो वाला, कि दोबारा से आएगा ये पूरा सिनेरियो एनर्जी बैंड डायग्राम के अंदर, ये सारी बातें वापस लौट के आती हैं। ये तुम लोगों ने अपनी रियल लाइफ में कहाँ पे देखा होगा, सोलर पैनल के अंदर। सोलर पैनल जब धूप में रखे जाते हैं तो करंट बनेगा, गर्मी बढ़ेगी उनके अंदर, कुछ रीजन होगा, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, लेकिन बात है कि टेम्परेचर बढ़ने से करंट बढ़ता है। अगर उन्हीं सोलर पैनल को हम लोगों ने बिना धूप के रख दिया, ठंडे रख दिया, तो उससे करंट नहीं बनता। क्या सोलर पैनल इस लाइट में भी करंट दे सकते हैं, ये बता दें मुझे।
यानी कि होम लाइट में, इस लाइट में, हाँ इसमें भी देते हैं, पर इसमें उतनी एफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती है जो सूरज की लाइट में होती है, वो हीट ही अलग देता है ना। तो बात ये समझ लें कि कंडक्टर हमेशा करंट पास होना है। इसमें बहुत सिंपल सिंपल सी बात निकल के आती है। एग्जाम्पल कौन है? तो इसके एग्जाम्पल अपने पास में आयरन हो जाएगा, बेस्ट एग्जाम्पल कॉपर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, सिल्वर भी इसमें आ जाएगा। तो ये सभी करंट हमेशा लेके जाते हैं, ये सभी कंडक्टर हैं। अगर इंसुलेटर का कोई एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल में क्या निकल के आएगा? इंसुलेटर में मैं एलिमेंट के हिसाब से लिख रहा हूँ, तो मैं प्लास्टिक रबड़ नहीं लिखूंगा, एलिमेंट के हिसाब से लिख रहा हूँ इस वजह से, ठीक है। मतलब प्लास्टिक रबड़ तो अलग अलग हो गए ना, मतलब अपने पास में इसमें भी दो केस हैं, एलिमेंटल और कंपाउंड। मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे आयरन, कॉपर, सिल्वर लिखा है, तो मैं यहाँ पे प्लास्टिक रबड़ नहीं लिख सकता इंसुलेटर के लिए। मुझे ऐसे एलिमेंटों के नाम बताओ जिनमें करंट बिल्कुल पास नहीं होता हो। गिलास लगा सकते हैं, पर वो भी तो कंपाउंड ही हो गया, शायद दो लोगों का मिक्सअप हो गया, चल लिख दिया, लेकिन मैंने गिलास। मैं शायद सोच रहा था कि मैं तुम्हारे सामने इसमें कार्बन को लिखूं सबसे पहले। मैं गैसियस स्टेट की बात भी कर रहा हूँ, लगभग ऑलमोस्ट सारी गैस स्टेट ऐसी हो तो करंट पास नहीं हो सकता अगर उनको डिस्चार्ज ना किया जाए, तो सब इंसुलेटर है। गैस डिस्चार्ज करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, उसके बाद में करंट पास होगा, लेकिन नॉर्मली करंट पास नहीं होता, ठीक है। बाकी कंपाउंडों में अगर लिखोगे तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं, रबड़, प्लास्टिक, वो सब कुछ इंसुलेटर है, लेकिन सबसे पहले ये सब लिख दें। कार्बन वगैरह से बनी हुई चीजें मोस्टली करंट पास नहीं होता, ठीक है। और भी पीछे के एलिमेंट, और मोस्ट इंपोर्टेंट आता है सेमीकंडक्टर। ऐसी कौन सी धातु है जिनमें करंट इजीली पास तापमान बढ़ाने पर हो जाता है? तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं सिलिकॉन, और उसके साथ साथ इसकी और आती है जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये वो है जिनमें करंट इजीली पास हो जाता है, SI और GE, जर्मेनियम। यहाँ तक वो ध्यान से याद रख लेंगे कि अपने पास में 3 टाइप की कैटेगरी में चीजें डिवाइड है, और हमें बस सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ना है। मैं दोबारा बोल देता हूँ कि बहुत अच्छे से ओपन होगी, किसी टाइम पे दोबारा निकलेगा। ये तो बस चैप्टर स्टार्ट करने का तरीका है, जानबूझ के क्यों स्टार्ट नहीं दिया जाए उन चीजों को, क्या वो कठिन नहीं? वो कठिन नहीं है, पर शायद ये ज्यादा अच्छा डिस्कशन होगा तो मैं अब लगाऊंगा इसमें, ठीक है। ये तुम्हारा पढ़ा नंबर ए चैप्टर के मैप के पहले से। दूसरा पढ़ा सुने, दूसरा पढ़ावा में पढ़ना है सेमीकंडक्टर। तो पहली बात ये जानेंगे कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, और वहीं से खेल शुरू हो जाएगा। में हमारे पास में सेमीकंडक्टर बेसिक तौर पे 2 टाइप के पाए जाते हैं। एक तो इंट्रिंसिक, एक पाए जाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरे पाए जाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक वो है जो इंटीरियर, मतलब इंटरनल, यानी कि सेम होते हैं, कुल मिला के बता दूंगा। प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। और उसके बाद में एक्सट्रिंसिक, ये होते हैं इम्प्योर, जिनमें की जाती है डोपिंग। इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इनमें कुछ अलग से एलिमेंट मिला दिए जाते हैं। एक्सट्रिंसिक के अपने पास में, इसके अपने पास 2 टाइप पाए जाते हैं, एक तो होता है पी टाइप और दूसरा होता है हमारे पास में एन टाइप। ये 2 टाइप के पाए जाते हैं, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। जबकि इंट्रिंसिक में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, वो ओनली एक प्रकार के धातु से बना होता है, उसको प्योर सेमीकंडक्टर बोला जाएगा, ठीक है। अभी देर तक दीवारें थोड़ी सी अजीब लगती रहेंगी, लेकिन बाद में आके बहुत बेहतरीन डिस्कशन में कन्वर्ट हो जाएंगी, बेहतरीन में ही कन्वर्ट होंगी, ध्यान रखना। मतलब शायद तुम सेमीकंडक्टर बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से याद रखो कि रिवीजन भी ना करना पड़े, मे बी, ठीक है। पॉइंट नंबर बी कि अपने पास में 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक तो इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इसी में हम लोग तीसरे पॉइंट पे निकल के आ जाते हैं। सेमीकंडक्टर जिस धातु से मेनली मिलकर बना होता है, सेमीकंडक्टर का जो हम लोगों ने एग्जांपल लिखा, वो एग्जांपल सेट किया था हम लोगों ने उसका सिलिकॉन। तो हमारा बस एक ही मेन सिंपल टारगेट है, सिलिकॉन की स्टडी करना कि सिलिकॉन कौन सी कहानी है, हमें बस सिलिकॉन पढ़ना। तीसरा पॉइंट इंट्रो में सिलिकॉन के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें जान जाओ। सबसे पहली बात, सिलिकॉन का नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ह्यूरोन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन।
ठीक है, वापस सिलिकॉन से पहले कौन आता है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सिलिकॉन के बाद में कौन आता है? फास्फोरस। तो मैं 2-3 लोगों के बारे में बता देता हूँ। सिलिकॉन जिसका नंबर होता है 14, उससे ऊपर आता है एल्युमिनियम नंबर 13, उसका फास्फोरस नंबर होता है 15। सिलिकॉन का, एल्युमिनियम का, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले वाले का 2 8 3, इसके बाद में 2 8 4 और उस वाले का 2 8 5। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 है, मतलब जिसके लास्ट में 3 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राईवैलेंट एटम। इसके एंड में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उसको ट्राईवैलेंट बोलेंगे। अच्छा, जिसमें 4 पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रॉन, टेट्रावैलेंट एटम। और उसको बोलते हैं पेंटावैलेंट एटम। अपने पास में 3 टाइप के एटम्स मैं तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट किए, किसी आगे के फ्यूचर की कल्पना करने के लिए। मुद्दा बस आज भी यहीं पे हूं मैं कि 14 यानी कि 2,8,4 ये सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर और ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8,4। तो बस ये समझना है कि अगर मैं कभी तुमसे ऐसा बोलता हूँ कि लोहे की रॉड को जूम किया करके देखा जाए तो लोहे की रॉड में बहुत सारे किसके पार्टिकल पाए जाएंगे? आयरन के। Fe हर जगह पे जुड़ा हुआ पाया जाएगा, Fe। वैसे करके अगर सिलिकॉन की मान लो अपने पास में ये कोई प्लेट है, सिलिकॉन की प्लेट, सिलिकॉन की, और अगर इसको जूम करके देखा जाए माइक्रोस्कोप के अंदर, तो निश्चित रूप से सिलिकॉन कुछ इस रूप में पाया जाएगा कि यहाँ पे सेंटर में सिलिकॉन का मॉलिक्यूल होगा, फिर कहीं और बॉन्ड बना होगा दूसरे सिलिकॉन के मॉलिक्यूल से, फिर कहीं और बॉन्ड बना होगा एक और सिलिकॉन के मॉलिक्यूल से। ऐसे करके सिलिकॉन की प्लेट को अगर जूम करके देखोगे तो सिलिकॉन की प्लेट अपने अलग अलग सिलिकॉन भाइयों से हर दिशा में अच्छे से कनेक्ट होगी। इस तरह से बना लो ध्यान से इस बात को कि सिलिकॉन की प्लेट को अगर जूम करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो कंफर्म बात है कि सिलिकॉन के मॉलिक्यूल अपने अपने भाइयों से ऐसे करके अच्छे से कनेक्ट होंगे, निश्चित रूप से कनेक्ट होंगे इस तरह से। अब बात है कि सिलिकॉन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? 4। तो सीधी बात है कि जब 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो उन्होंने बॉन्ड कैसे बनाया होगा? मतलब इसने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बाकियों के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ में सेट कर लिया होगा, तो इसने भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ इस तरह से बॉन्ड में इन्वॉल्व किया होगा और इस तरह से सिलिकॉन एक दूसरे से बढ़िया तरह से कनेक्ट होता है अच्छे तरीके से। देख लेना ध्यान से। मतलब ये अगर तुम सिलिकॉन की प्लेट को जूम करके देखोगे तो सिलिकॉन का मॉलिक्यूल सिलिकॉन को बिल्कुल कार्बन की वैलेंसी की तरह जकड़ के पकड़ के रखेगा। मैंने इसमें ध्यान रखना जानबूझ के पिछले एग्जांपल में कार्बन सेट किया, उसके पीछे भी 4 आता है, इसके पीछे भी 4 है। मैंने और कोई एलिमेंट लिखा ही नहीं सिवाय कार्बन के, क्योंकि वो बहुत एक्सेप्शनल आदमी है, उसको यहाँ पे लिखना कुछ अच्छा दर्शाएगा आगे जाके। कार्बन ही लिखा, उसमें भी 4 है पीछे 2,4, इसमें 2 8 4 है। तो ध्यान से बात सुने कि सबसे पहली बात सिलिकॉन को अगर जूम करके देखा जाएगा तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है अपने लोगों के साथ बॉन्ड बनाता हुआ। अब इसमें एक छोटी सी बात जो तुम्हें इसी के अंदर कनेक्ट करनी है वो ये जो सिलिकॉन के मतलब मैंने जो स्काई ब्लू कलर में डॉट दिखाया ये क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। मैं तो बात बताता हूँ कि सिलिकॉन की पूरी प्लेट में बैटरी के तार दे देना, उसमें करंट को पास करवाना, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन की प्लेट को ही कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर which is purely made up of silicon, which is purely made up of silicon। ये पूरी सिलिकॉन से बनी होती है और इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक। लेकिन अगर ये प्योर नहीं है, इसमें कुछ गंदगी मिला दी जाए, उसको अपन डोपिंग कहते हैं, तो उसको समझने से पहले एक बात सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। एक बात तो मुझे बिल्कुल नहीं समझानी तुम्हें कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, पर एक बात पक्की समझानी मुझे तुम्हें कि तो बात मैं तुम्हें यहाँ से करने वाला हूँ वो मैं बस मैं बोल तो दूंगा, पर सबसे कठिन काम यही है और इसी से सेमीकंडक्टर एंड सोलर प्लेट महंगी मिलती हैं, क्योंकि ये कोई मामूली काम नहीं है जो मैं तो बताने वाला हूँ। मामूली काम क्या नहीं है वो सुनो। अगर हम यहाँ से सिलिकॉन के एलिमेंट को यहाँ से निकाल दें, हटा दें, अगर हम यहाँ से सिलिकॉन के एलिमेंट को निकाल देंगे तो सिलिकॉन का एलिमेंट निकलने से, ठीक है, दोबारा से बनाना पड़ेगा तुम्हें एक बार। ऊपर सिलिकॉन होगा, नीचे भी सिलिकॉन होगा, बस इतना ही बनाना, और यहाँ पर भी सिलिकॉन होगा। मैंने अगर यहाँ से सिलिकॉन के एलिमेंट को हटा दिया तो यहाँ पे एक जगह खाली रह जाती है, एक स्पेस खाली रह गया। स्पेस खाली रहने के साथ साथ
इन लोगों के इलेक्ट्रॉन आज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। बाकी पड़ोस में जो 4 लोग थे, इन चारों के ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन आज भी अवेलेबल हैं। लेकिन सिलिकॉन के यहाँ से जाने से क्या क्या चीजें क्रिएट हुई हैं वो देखो। सिलिकॉन के यहाँ से जाने से, सिलिकॉन के यहाँ से जाने से एक तो ये जगह खाली रह गई, यहाँ पे सिलिकॉन बैठा हुआ था पहले, और सिलिकॉन जब जाएगा तो वो अपने साथ अपने 4 इलेक्ट्रॉन को भी लेकर निकल जाएगा। तो यहाँ से ये वाली जगह भी खाली रह जाएंगी, ये वाली जगह भी खाली है। और जब ये जगह खाली रह जाती है तो जगहों को हम लोग बोलते हैं होल्स, इनको होल्स कहते हैं। इन जगहों पे पहले कौन बैठा था? सिलिकॉन को हमने खींच के वहां से हटा दिया तो जगह खाली हो गई। इन जगहों पे पहले कौन बैठा था? जो जगह आज खाली है, इन जगहों पे पहले कौन बैठा था? इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। और अगर किसी जगह से नेगेटिव निकल जाए तो वो जगह कैसी बन जाती है? पॉजिटिव। अगर मैंने किसी इलेक्ट्रॉन छीना तो जगह कैसी बन जाएगी? पॉजिटिव। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है नहीं। होल्स, ध्यान से लिखना, होल्स दे बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्ज कैरियर। कोई तुमसे बोले होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना? होल्स बिहेव लाइक पॉजिटिव क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के जाने से बने हैं। दे बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्ज कैरियर, they behave like positive charge carriers, they behave like positive charge carriers। ठीक है। और मनी मन में एक बात समझाएंगे कि बिहेव शब्द का इस्तेमाल क्यों करना है। अगर ऑप्शन में ये शब्द आ जाए कि होल्स आर द पॉजिटिव चार्ज कैरियर और दे बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्ज, दे बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्ज, वो प्लस की तरह शो करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के जाने से बने हैं। ठीक है। इस बात को मनी मन में रीजन में लिख लेना, बिकॉज दे आर मेड अप when electron is removed with silicon। सिलिकॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन को हटाया गया तो वहां पे जगह खाली रहेगी, उस खाली जगह को हम लोग होल्स कहते हैं। अब सिलिकॉन हटाना कोई ऐसे मामूली बात थोड़ी है कि उसमें तुम्हें गोली मार दोगे तो सिलिकॉन का मॉलिक्यूल अलग हट के चला जाएगा। यही सबसे महंगी प्रोसेस पड़ जाती है, यही है खतरनाक है। तो पहली बात तो ये समझो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? प्योर एक ही प्लेट का बना हुआ सेमीकंडक्टर कहलाता है इंट्रिंसिक। इसमें तुम करंट दोगे तो अच्छे से करंट पास होगा, पर ये ज्यादा कारगर नहीं है, ज्यादा अच्छी मात्रा में करंट नहीं मिलता। अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तुम्हें लंबे समय तक ढेर सारा करंट नहीं दे सकता, यूज एंड थ्रो कुछ इस तरह से। लेकिन हम इसमें कुछ गंदगी मिलाने वाले, और गंदगी खराब नहीं होती है। तुम लोगों ने डोपिंग पढ़ा है क्या फिजिकल की बुक में? आगे डोपिंग फिजिकल की बुक में थी, 11th में थी डोपिंग। किसे कहते हैं डोपिंग? अच्छा, डोपिंग करने का कोई घरेलू तरीका पता है किसी को? डोपिंग करने घरेलू तरीका कोई? डोपिंग करने का तरीका बताता हूं मैं तुम्हें। खून निकालें, थैली में इसमें स्टोर होता है ब्लड, फ्रीज में रखें, जमा दें और सुबह उसको आपस चढ़ा लें। ठंडा होगा वो खून, जैसी बॉडी में जाएगा बॉडी को लगेगा कि मैं खून मिल गया, मजे आ गए, तगड़ी दौड़ेगी, बढ़िया एनर्जी बनाती है। और नॉर्मल सा मेथड है और पकड़ में भी नहीं आता। मतलब ऐसे को बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टर, पावर बूस्टर नहीं है ये, तो फिर भी मच बेटर देन उनसे। मान लो जिसने ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है उसको तो इससे नहीं हरा पाएंगे, और फिर भी हाईली एनर्जेटिक रहते हैं। हाँ, स्टेरॉइड लेना, गोली कैप्सूल लेना, वो तो बहुत खतरनाक चीज है, बाकी बहुत खतरनाक चीज होती है। मतलब उनकी बहुत सी साइड इफेक्ट है, बहुत ज्यादा लिए जाते हैं, ये भी ध्यान रखें। जितनी भी भर्तियां होती हैं नॉर्मली उन सब में बोतलों को चढ़ाया जाता है अक्सर, मतलब लोग लेकर ही दौड़ते हैं, मैक्सिमम लोग उन कैप्सूल्स को लेकर दौड़ते हैं। बाद में मेडिकल टेस्ट बहुत लेट होता है, तब तक उनको न्यूट्राइज भी कर देते हैं, पर साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। खैर, मैं डोपिंग की बात कराऊंगा, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट ये ध्यान रखें, इंट्रिंसिक कौन सा होता है? तो बस एक ही टाइप के मटेरियल से मिलकर बना सिलिकॉन से। जैसे मैं तुम्हें एक्सट्रिंसिक पढ़ाऊंगा तो बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी महसूस होगी इस पूरे के अंदर। ठीक है, तो ध्यान से देखें। अब मैं चैप्टर की मैप के दूसरे पड़ाव पे एंट्री करूंगा, इसका नाम है पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है लेकिन उसके साथ साथ तुम लोग एक 5वां पॉइंट लिख दो। 5वें पॉइंट का नाम है एक छोटी सी डेफिनेशन, जिसका नाम है डोपिंग। डोपिंग की स्पेलिंग यही होती है ना, है DOPING, डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, द प्रोसेस ऑफ एडिंग सम फॉरेन मटेरियल। एडिंग इम्प्योरिटी लिख देता हूं, इससे बढ़िया और क्या ही रहेगा। प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग करने का मतलब है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी मिलावट करना जिससे उसकी
तकदीर में थोड़ा सा बदलाव आ जाए। इम्प्योरिटी मतलब खराबी नहीं होती, बस ये भी ध्यान रखें। इम्प्योरिटी कुछ अच्छे कामों के लिए भी की जाती है। दूध का दही बनाने के लिए उसमें इम्प्योरिटी करी जाती है। लोगों को पता है दूध से दही जमाने का तरीका क्या है, क्या मिलाते हैं उसमें है, मतलब क्या मिलाते हैं, क्या उसमें साइजा मिलाते हैं ना, और कुछ तरीके पता है? हाँ, और कोई? नींबू से तो सहजा बन जाता, तभी तो खटके निकलता है। मिर्ची भी एक प्रोसेस है। क्या ठीक है, ध्यान से बात सुने। तो पहली बात तो ये देखें, इंट्रिंसिक कौन सा है, प्योर, ये वाला कौन सा है, मतलब ये इंट्रिंसिक है। इसमें ये क्या बने है, होल मतलब क्या है, खाली जगह जहां से सिलिकॉन खींच के निकल गया, उसको जबरदस्ती खींच के निकाला हो गया, मान नहीं रहा होगा वो, जब उसने जगह छोड़ी, जगहों का नाम हो गया होल। और होल बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखें, होल आर बिहेविंग लाइक पॉजिटिव चार्ज। ये लाइन सबसे ज्यादा काम की है, ठीक है। अब मैं आता हूँ चैप्टर के मैप के दूसरे पड़ाव पे, जिसका नाम है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा पॉइंट, पहले हम लोग पढ़ेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर हेडिंग डालने इसकी ध्यान से, और तरीके से सारी बातें समझें। पी मत करो इसको, एन कर लो, चलो बस पहले एन टाइप पे आते हैं, उसके बाद देखना पी टाइप। बस तुम्हें स्टार्टिंग में इसमें थोड़ा बहुत समय लग जाएगा डायग्राम वायग्राम सेट करने में, बाकी तो बहुत बढ़िया जाता है, बहुत बेहतरीन सेट होता ही है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी है, इसको लिखा है कैसे आएगा देखें। सबसे पहली बात तो ये कि सभी लोग को सिलिकॉन बनाएंगे डायग्राम वाला, ये वाला, इसे बीच में कुछ नहीं बनाएंगे, ऐसे करके सेट कर दो इसे, बीच वाला खाली है, ये बनाते सबसे पहले तो सभी लोग। ये सिलिकॉन है, यहाँ बीच में से एक खींच के ले गए हम, यहाँ पे तो ये लोग चुपचाप बैठे हुए थे, और इस जगह पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर होल्स हैं, ये खाली खाली जगह है, ठीक। फिर डायग्राम बना दो, ठीक है। तो ये अपने पास में सबसे पहली कहानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। यहाँ पर इंट्रिंसिक यानी कि इंटीरियर में कुछ नहीं है उसके, अकेले आदमी है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इस जगह पर, पहली बात तो ये हो गई, ठीक। अब दूसरी बात सुने, ऐसे पॉइंटों में लिखना इंपोर्टेंट है, वरना मैं बहुत सी लाइनें लिखता चला जाऊंगा, तुम्हें ये अंदाजा भी नहीं लगेगा कि क्या उतारना है क्या नहीं उतारना, इसलिए पॉइंट ऑफ चलते। पहला पॉइंट डायग्राम बनाया। दूसरा पॉइंट में तुमसे पूछता हूँ कि कोई मुझे पेंटावैलेंट एटम बताओ, पेंटावैलेंट जिसके एंड में पीछे 5 आता हो। फास्फोरस, उसका नंबर है 15, उसकी वैलेंसी होती है 2,8,5, बहुत बेहतरीन। अगर मैंने इसमें 5, इसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, अगर मैंने इसमें फास्फोरस नाम की इंप्योरिटी को ऐड किया, फास्फोरस लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। तो जब मैं इसके अंदर फास्फोरस नाम की इंप्योरिटी को ऐड करूंगा, अपने आप बात है, बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। जैसे मैं इसमें फास्फोरस फिट करूंगा, इन 4 होल्स में तो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कहां रह जाएगा, बाहर, एक इलेक्ट्रॉन बाहर रहेगा। स्टार्ट मतलब जैसे हमने पेंटावैलेंट को डाला, उसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर रह गया। अब हम बस एक फास्फोरस का एलिमेंट नहीं डालते हैं, हम बहुत सारी जगहों से सिलिकॉन निकालते जाएंगे और उसमें फास्फोरस का एलिमेंट डालते जाएंगे। हर बार एक फास्फोरस मुझे कितने इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन। मैं एक फास्फोरस डालूंगा, मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। 2 फास्फोरस डालूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। 3 डालूंगा, 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब कुल मिला के बात यह है कि जब मैंने फास्फोरस डाला तो इसने मुझे इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। इसी को मैं तीसरे पॉइंट पे लिख रहा हूं कि ऑन एडिंग फास्फोरस, ऑन एडिंग फास्फोरस, हमने जब इसमें फास्फोरस ऐड किया, which is a trivalent pentavalent phosphorus, which is a pentavalent atom, which is a pentavalent atom। जैसे मैंने इसमें फास्फोरस ऐड किया जो कि एक पेंटावैलेंट एटम है, it gives us a फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन देता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। हमने इसमें डोनर इम्प्योरिटी मिलाई है, डोनर यानी जिसने मुझे इलेक्ट्रॉन दिया। सीधी सीधी बात ये कि कोई तुमसे अगर ऐसा बोले कि फास्फोरस को ऐड करने के लिए कुछ और शब्द लग सकता है, हाँ, उसको डोनर इम्प्योरिटी भी कहते हैं, पेंटावैलेंट से अलग। उसको डोनर क्यों बोला, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हम लोगों को। एक फास्फोरस को मिलाने पर एक इलेक्ट्रॉन मिला, 2 फास्फोरस मिलाए जाएंगे तो
2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 3 मिलाए जाएंगे तो 3 मिलेंगे। अच्छा, अब इसी में काम की बात सुनो। स्टार्टिंग के मतलब मिलाने से पहले, ध्यान से सुनना, इसमें मिलावट करने से पहले कितने, मतलब जब सिलिकॉन था अपनी रियल स्टेट में, सिलिकॉन जब था इसमें रियल स्टेट में, जब यहाँ पे सिलिकॉन था तो 4 ही होल्स थे और 4 ही इलेक्ट्रॉन उसमें इंसर्ट थे। मैंने सिलिकॉन को हटाया, फास्फोरस डाल दिया, तो होल्स तो आज भी 4 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हम? 5। ठीक है, इस बात को 2 लाइन में लिखता हूं। इनिशियली यानी कि जब बात इंट्रिंसिक थी यानी कि प्योर थी, जब बात प्योर चल रही थी, तब प्योरिटी के समय पर इसमें जितने होल्स थे उसमें उतने इलेक्ट्रॉन बैठे हुए थे सिलिकॉन के नाम पर। लेकिन जब मैंने उसमें डोनर इंप्योरिटी मिलाई, मतलब जब एक्सट्रिंसिक बनाया, जब मैंने एक्सट्रिंसिक बना दिया उसको, यानी कि मैंने उसके अंदर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिला दी, पेंटावेलेंट को मैं डोनर इंप्योरिटी भी कह सकता हूं। मैंने जब डोनर इंप्योरिटी मिलाई तो किसकी संख्या बढ़ गई, किसकी सेम बनी रही? क्या बढ़ गए? इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। होल्स आज भी 4 थे, 4 में 4 इलेक्ट्रॉन गए, लेकिन एक फालतू निकल गया। तो इस बार क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो ज्यादा हो गए एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स के। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, होल्स कम रह गए। इलेक्ट्रॉन 4 आने चाहिए थे, 5 आ गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज पाया जाता है? और क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गए इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। एन माने नेगेटिव। ज्यादा कौन हुए? इलेक्ट्रॉन क्यों हुए? क्योंकि मैंने 5 वाला मिला दिया तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बन गए। पहले 4 होल्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने खींच के पेंटावेलेंट को मिक्स किया तो 4 होल्स भर चुके हैं, 1 इलेक्ट्रॉन फालतू आ गया। हर बार एक इलेक्ट्रॉन फालतू आ रहा है, कुल मिला के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। और नेगेटिव चार्ज के बढ़ने से उसको क्या नाम मिला? एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो कि एक्सट्रिंसिक का टाइप है, क्योंकि उसमें हमने कोई एक्सटीरियर मटेरियल मिलाया। एक्सट्रिंसिक को एक्स वर्ड में ध्यान दो, उस पे आगे एक्स वर्ड क्यों लगा है? क्योंकि उसमें कुछ एक्सटीरियर पार्ट को मिक्स किया। मोस्ट इंपोर्टेंट बात इसके बाद में, क्योंकि बिकॉज, ध्यान से लिखेंगे, ठीक है, 5वें पॉइंट में लिखेंगे, बिकॉज ऑफ डोपिंग मेजर चार्ज कैरियर्स आर, मतलब सबसे ज्यादा चार्ज किस पर है? मेजर चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। मेजर चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन, मतलब डोपिंग करने की वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में बढ़ गए। मेजर चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एन टाइप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए उसको एन वर्ड है। तो जो पी है वो पी माने किसके लिए होता होगा? पॉजिटिव के लिए। नाम ऐसे नहीं पड़ गए उल्टे सीधे, एन माने नेगेटिव और पी माने पॉजिटिव। तो हमने जब लगातार पेंटावेलेंट की डोपिंग करी तो उसमें डोपिंग करने की वजह से तो मेजर चार्ज है, ज्यादा मात्रा में चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है। सो दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। दो बार क्यों लिखे हैं ना, एक बार लिखते हैं। दिस टाइप इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझते हुए सेट करें। ये कहानी बहुत बेहतरीन समझ में आती है, मतलब तुम्हें शायद इसे रिवाइज ना करना पड़े दोबारा, शायद। हाँ, लिखने का तरीका देखना पड़ेगा कि तुम्हें कैसे लिखवाया जा रहा है, पर शायद नहीं याद करना पड़े कि पेंटावेलेंट के मिलने से एक फालतू आया, इलेक्ट्रॉन फालतू आया, तो उसको एन टाइप बोलना बिल्कुल कॉमन सी बात है। लेकिन अभी भी इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम लोग बहुत तरीके से मेंशन करेंगे। ध्यान से बात सुनो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सब सिलिकॉन की प्लेट है तो सारे सिलिकॉन निकाल देंगे और सब में फास्फोरस ही भर देंगे, फिर तो वो फास्फोरस की प्लेट बन जाएगी ना। इंप्योरिटी की लिमिट होती है, जैसे कि हमें अपनी खून में सब एनर्जी चाहिए तो एक आध गोली लेंगे, ये तो पूरा खून निकाल के दवाई भर देंगे बॉडी में, एनर्जी आ जाएगी। मतलब डोपिंग करने का एक कोई लिमिट होती है, वो लिमिट प्रैक्टिकली पता लगाई जाती है। ऐसे नहीं कि हम पेपर में देख के बताएंगे कि कितने में कितने लगा सकते हैं, उसमें सुंदर लगेगा देखने में, नहीं, प्रैक्टिकली पता लगाते हैं और प्रैक्टिकली बात समझ में आती है। ठीक है, ध्यान से देखना। 10 की पावर 6 सिलिकॉन, 10 की पावर 6 यानी कितने? 10 लाख सिलिकॉन के बीच में ओनली 1 इम्प्योरिटी कैन बी एडेड। ठीक है, ओनली 1 इम्प्योरिटी, 10 की 6 सिलिकॉन कैन कंटेन लगा सकते हैं, फिक्स या फिर
कैन ऑक्यूपाई लिख दो बस, कैन ऑक्यूपाई ओनली वन इम्प्योरिटी। ठीक है, 10 की पावर 6 यानी 10 लाख सिलिकॉन के बीच में से ही बस तुम एक सिलिकॉन हटा सकते हो और फिर एक फॉस्फेट डाल सकते हो। अगर तुमने ज्यादा किया तो उसके सारे बॉन्ड अनस्टेबल होकर टूट के बिखर जाएगा, एलिमेंट तबाह हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग ऐसा काम बहुत धुआंधार आंख मीच के नहीं कर सकते। ध्यान रखें, 10 लाख सिलिकॉन के बीच में जब हम एक फॉस्फोरस डालेंगे तब एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 10 लाख की वजह 10 लाख के बीच में एक मिलेगा। खैर, काम शायद अगला बहुत आसान होगा। मुझे ये बता दोगे 10 लाख के बीच में एक मिलेगा तो 1 मोल में कितना मिलेगा वो बताता हूं मैं तुम्हें। सो नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज, नंबर ऑफ इम्प्योरिटी दैट कैन बी एडेड इन 1 मोल सिलिकॉन, वो ध्यान से देखो कितनी है इन 1 मोल सिलिकॉन। पहली बात मैं जानना चाहता हूं 1 मोल में कितने होते हैं? 6.022, 10 की पावर कितना? 23, 10 की पावर 6 यानी कि 10 लाख सिलिकॉन में एक इम्प्योरिटी आती है। तो इतने सिलिकॉन में कितनी इम्प्योरिटी आ जाएगी? 10 की पावर 6 से डिवाइड लगाएंगे, नंबर ऑफ इम्प्योरिटी निकल के आ जाएंगी। मतलब कुछ ऐसे कह रहा हूं कि 10 की पावर 6 सिलिकॉन में एक इम्प्योरिटी आती है, तो इतने सिलिकॉन में कितनी इम्प्योरिटी आएगी ये पूछ रहा हूं। 10 की पावर 6 सिलिकॉन में एक इम्प्योरिटी आती है, तो अगर हमारे पास इतने सिलिकॉन के मॉलिक्यूल हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल है, तो उसमें कितनी इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं? तो नंबर ऑफ इम्प्योरिटी निकाल लो, x इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में 10 की पावर 6। इन सबसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, बस 6 से 23 घटाओ, कितना लगभग बोलो, 10 की पावर कितना? 17। कितनी इम्प्योरिटी आ जाएंगी? मतलब 1 मोल सिलिकॉन में 10 की पावर 17। अभी नंबर बड़ा हो गया, कितनी इम्प्योरिटी आ सकती है? 10 की पावर 17 का मतलब बहुत बड़ा नंबर जा चुका है। मतलब मैं 1 मोल सिलिकॉन में इतने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता हूं, 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स, बहुत बड़ा नंबर है। आराम से गिनना, कभी करोड़ अरब खरब के बाद में जब आगे बढ़ते हैं तो ये कितने सारे नंबर हो गए। अगर तुम इनको सेकंड मान लो, 10 की पावर 17 सेकंड, और तुम हिसाब किताब लगाओ कि 10 की पावर 17 सेकंड मतलब कितने साल होंगी, तो निकाल के देखना 10 की पावर 17 सेकंड यानी कितने साल। मैं तुम्हें निकलवा देता हूं, चलो अभी तुम्हें अंदाजा लगेगा कि 10 पे 17 कितना नंबर है, वरना तुम मेरी तरह ही इसको लिखा हुआ छोड़ दोगे। बताता हूं मैं तुम्हें, देखें एक बार। कैलकुलेटर की रेंज से बाहर हो जाएगा वैसे मामला, जानता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 डिवाइड बाई किस से डिवाइड होगा? ये सेकंड से पहले चलते हैं, मिनट में, मिनट चलते हैं आवर में, आवर चलते हैं डे में, और डेज चलते हैं ईयर में। तो पहले डिवाइड किया इसको आवर में, 3600 का जाएगा ही। तो आगे लगाते हैं 17 है ना, मैंने 4 जीरो ले ली अभी, क्या जीरो बची हैं? 17 में 4 जीरो ले ली तो 13 बची, उनको बाद में देख लेना है। तो पहले डिवाइड बाय किया 3600 यानी कि 2 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे लगभग 3 मान लो, 2.7 यानी कि 3 घंटे हो गए। तो 10,000 सेकंड यानी कि लगभग 3 घंटे हो गए, क्लियर किया। ठीक है, 3 घंटे हो चुके हैं। अब इसको डे में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 24, एक दिन आ गया, 0.25 आगे निकल के, क्लियर। 0.125 डिवाइड बाय 365, ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ज्यादा बढ़ाते हैं जीरो, हमने कितनी जीरो ले ली थी अभी? 4, तीनों ले लेता हूँ, 125 पॉइंट हटा दिया मैंने। अब क्या बची? 7 जीरो ले ली मैंने, 7 जीरो, 4 पहले ली, 3 अब ले ली, 10 बची रह गई जीरो। 125 को डिवाइड किया मैंने 365 से, यानी कि इतना, ठीक। 0.342 ये सब कुछ 0.3 मान लेता हूं मैं, क्लियर ऑल। 0.3 इंटू में 10 जीरो बची अपने पास में, तो 10 जीरो में भी 1 पॉइंट हटा के 9 जीरो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
इतनी साल। अगर 10 की 17 को सेकंड मानो तो ये इन सेकंड को ईयर में कन्वर्ट करेंगे, 31 साल निकल के आएंगे। इन साल को काउंट करके देख लो एक बार, ठीक है। ये हो गया कितना, 1 लाख, उसके बाद में 1 करोड़, उसके बाद में 3 अरब, 3 अरब साल। 10 के 17 सेकंड को, अगर 10 के 17 को सेकंड मानो तो मतलब 3 अरब साल होता है, इतना बड़ा पीरियड है। तो भले ही वो 10 की पावर 6 में एक इम्प्योरिटी जाती है, लेकिन एक मोल में 10 की पावर 17 इम्प्योरिटी जाने का मतलब 10 के 17 इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। हमने अगर एक फास्फोरस इंसर्ट किया तो एक फास्फोरस से एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और 10 की पावर 17 इम्प्योरिटी से 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पहले से काफी ज्यादा हो चुकी है, पहले तो 4 और 4 बराबरी पे थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इसीलिए इसको एन टाइप नाम मिला। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अगर तुम्हें कहानी थोड़ा सा और सही लेवल पे डिस्कस करनी है तो कुछ इस तरह से डिस्कस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सुनो, इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ सिलिकॉन, 1 मोल ऑफ सिलिकॉन कैन गिव 10 to the power 17 electrons on adding pentavalent impurity। जब उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाएगी तब वो हमें 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, क्योंकि एक बार में एक देगा तो एक मोल से इतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कोई नंबर कम नहीं है, ये भी ध्यान रखें ना, कोई हैवी अच्छा खासा नंबर है 10 की पावर 17, कुछ 3 अरब साल अगर उन्हें सेकंड माना जाए तो बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, लिख दिया। अगला इसमें ऐड करेंगे। अब दूसरे में चल रहा है एन टाइप, पहले की आप देखना पी टाइप। पी टाइप में भी सेम टू सेम ऐसे जो सारे पॉइंटर है, एनी पॉइंटर वो लगातार लिख रहा हूँ मैं कंटिन्यूअसली, सेम टू सेम सारी बातें, और यहाँ से लेके यहाँ तक की तो ऑलमोस्ट सेम होगी, ऊपर तो फिर भी चेंज आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं इसी साइड में लिखूंगा ऐसे ही। देखो इसी में अगली काम के बाद निकल के आती है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, और पी टाइप को समझने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, सबसे पहली बात तो बनाए सिलिकॉन, बनाए इस तरह से, जगह बीचों बीच में खाली छोड़े, ऊपर ही बना दे सिलिकॉन, किनारे पर भी एक और एक नीचे भी, चारों दिशाओं में एक एक सिलिकॉन ऐड किया। बनने के बाद में बहुत सिंपल बात समझ में आएगी कि साहब यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर है जगह खाली, ये होल सी वाले भी होल, सी वाले भी होल, इन जगह इन ये सारी जगह खाली है। हमें इसमें कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करनी है वो सुनो। हमने इसमें लिया कोई ट्राइवेलेंट एटम, हमने कोई ट्राइवेलेंट एटम लिया, तो मुझे कोई ट्राइवेलेंट एटम के बारे में नाम बताओगे? नाम एल्युमिनियम, नंबर कितना उसका 3, तो 3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसका 3 लास्ट में 283। और जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो इससे होगा क्या, जैसे मैं इसके अंदर एल्युमिनियम ऐड करूंगा, सीधी सीधी बात ये कि इसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 गोले पकड़ लेंगे, एक गोला खाली रह जाएगा, एक होल खाली रह जाएगा। लगातार यही होगा, मैं हर बार सिलिकॉन निकालूंगा, ट्राइवेलेंट एटम डाल दूंगा, सिलिकॉन निकालूंगा, ट्राइवेलेंट डाल दूंगा, हर बार होल्स खाली रहते चले जाएंगे। इस बार किसकी संख्या बढ़ जाएगी? होल्स की। होल्स पे कैसे चार्ज होता है? पॉजिटिव, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक लॉजिक है बातों के पीछे, कोई अटंत विद्या नहीं है, सीधी सीधी बात है, बहुत सिंपल सिस्टम है, हमें बस तो तरीके समझा देना चाहिए, लेकिन कुछ काम की बातें ध्यान से देखें। मैंने इसमें तीसरे पॉइंट लिखा है, जैसे यहाँ वहां पे लिखता सेम टू यहाँ पे ऑन एडिंग एल्युमिनियम, जैसे इसमें हमने एल्युमिनियम जोड़ा, जो कि एक ऐसा एटम है विच इज ए ट्राइवेलेंट एटम, ठीक है, विच इज ए ट्राइवेलेंट एटम, जो कि एक ट्राइवेलेंट एटम है। एल्युमिनियम एक ट्राइवेलेंट धातु है, सीधी सीधी बात। इट गिव्स it will left holes there, वहां पे होल्स बचे रह जाएंगे, ठीक है। और अगर होल्स बचे रह जाएंगे तो होल्स में अभी भी क्षमता है कि उसमें और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जगह खाली है, वो अभी भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट
कर सकते हैं, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं इसीलिए दे आर कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। उसी को हम लोग एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं, क्योंकि वहां पे अभी भी जगह है साहब, जगह है मतलब कि मैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन जबकि पुराने वाले में जगह नहीं थी, उसने तो मुझे दे और दिया, उसको हम लोगों ने क्या बोला था, डोनर इम्प्योरिटी। अब इसी कहानी को दोबारा से ऐड करते हैं कि अगर इनिशियली ध्यान से देखा जाए स्टार्टिंग में, तो इनिशियली बहुत छोटी सी बात हमें समझ में आई थी कि इनिशियली जब हम लोगों ने इसमें सिलिकॉन निकाला था तब जितने होल्स थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन आफ्टर एडिंग मतलब कि उसमें हमने जब उसको एक्सट्रिंसिक बना दिया, मतलब हमने जब उसके अंदर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डाल दी या फिर कह लो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी डाली ट्राईवैलेंट, तो उसमें सीधी सीधी कहानी की इलेक्ट्रॉन्स तो कम पहले से ही थे, होल्स की जगह बच गई, नंबर ऑफ होल्स बचे रह गए, ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, अब होल बचे रह गए। होल कौन से चार्ज के जैसे होते हैं, पॉजिटिव, और इसीलिए शायद इनको क्या बोला जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो 5वां पॉइंट बस यही ऐड होगा, बिकॉज ऑफ डोपिंग की वजह से मेजर चार्ज कैरियर्स आर होल्स, जो कि बिहेव करते हैं एज ए पॉजिटिव चार्ज। मेजर चार्ज कैरियर्स आर होल्स, वो होल्स हो गए, which behave like positive charge, so it is called, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, so it is called p type semiconductor। इसी कारण से इसको p type semiconductor बोला जाता है, ठीक है, ध्यान से लिखें, so it is called p type semiconductor। इसी रीजन से उसको p type semiconductor कहते हैं। बहुत सिंपल स्पष्ट भाषा कि एन टाइप को एन टाइप कहने का रीजन उसने इलेक्ट्रॉन दिया, ज्यादा मिला दिया हमने, और पी टाइप को पी टाइप कहने का रीजन उसमें होल्स बचे रह गए, कम मिला दिया हमने। और इसी कहानी को अगर पॉइंट नंबर 5, 6, 7 में ऐड किया जाएगा तो ध्यान से देखना, 10 की पावर 6 में, बहुत सिंपल समझ शॉर्ट में, 10 की पावर 6 सिलिकॉन में ओनली 1 इम्प्योरिटी हो सकती है, बस एक इम्प्योरिटी। और इसके हिसाब से अगर हम 7वां लिखेंगे तो 7वां ये कि 1 मोल सिलिकॉन में 10 की पावर 17 इम्प्योरिटी हो सकती है, यानी कि जब 1 मोल सिलिकॉन में हम एडिशन करेंगे तो अपने पास में 10 की पावर 17 होल्स क्रिएट होते हैं। इस बात को भी ध्यान से लिख दो। अब बताओ एन टाइप को एन टाइप क्यों कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और पी टाइप को पी टाइप क्यों कहते हैं, उसमें होल्स ज्यादा है। एन टाइप बनाने के लिए तुम्हें 5 वाला मिलाना पड़ेगा, 4 बच जाए 1 बचा रह जाए, और पी टाइप के लिए 3 लाना पड़ जाएगा, 3 बच जाए और 1 बचा रह जाए। सब ऐसा नहीं कर सकते कि 2 बच जाए 2 बचे रह जाए, उसका एटॉमिक जो लेवल पे स्ट्रक्चर है ना वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जैसे इंसानी शरीर में 206 हड्डियां हैं, सब एक हड्डी निकाल दें, कौन सी, कोई सी भी निकाल देते हैं, उसका काम की ना हो, तो मतलब बकवास तरीका है, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो मतलब रिप्लेसमेंट थ्योरी जो चीजें सब हड्डी निकाल के रोड लगा देते हैं, हाँ तो ठीक है, मतलब कुल ना की बात समझे कि हम ऊपर टांग ऐसे वाक्य नहीं पैदा करेंगे, सब बिल्कुल ना मिला, 4 होल्स मिले हैं, और यहाँ पे तो 5 या 7 का मिला तो एक बार में 3 फिट हो जाएंगे और 3 रिएक्टर मिलेंगे। शेप भी देखनी पड़ती है कि हमने 14 के ऊपर 13 और 15 ऑलमोस्ट सेम साइज के तो लिए जो अच्छे से फिट हो सके। मैं इतने बड़े आइटम्स लूंगा तो उस गैप में फिट कैसे होंगे उसके साथ में, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये दोनों बातें ऑब्वियसली समझ में आ गई होंगी कि एन टाइप पी टाइप किसे कहते हैं। तो अगले पॉइंट का नाम क्या है, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, उसे कल करें।